तो भाई साहब आज का टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? एक्स रेज। क्या पढ़ेंगे? एक्स रेज। एक्स रेज के नाम से सबसे पहला आपको याद आता होगा डॉक्टर जी। ठीक है, डॉक्टर कहते हैं बेटा अपना एक्सरे करा लो, हाथ में फ्रैक्चर है, एक्सरे से पता चल जाएगा। फिर वो हमारी वो रिपोर्ट देखते हैं, फिर पता चल जाता है कहाँ क्रैक है वह नहीं। मतलब इसको सबसे पहले नाम सुनते ही पता चलता है मेडिकल साइंस में यूज़ होता है। बट ऐसा नहीं है, ये डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी बहुत यूज़ होता है। जैसे मटेरियल साइंस में यूज़ हो गया, बड़े बड़े मेटल्स को स्कैन करने के लिए कि कहाँ पर वो अनइवन है, कहाँ पर उसके मतलब डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी बहुत यूज़ होता है। बिकॉज एक्स रेज की जो रेज होती है वो बहुत हार्मफुल होती है। अब एक्स रेज बात तो पता है कि है क्या चीज़, बट इसका साइंटिफिकली मतलब क्या है? वेवलेंथ। क्या है? वेवलेंथ। ये भी एक टाइप की वेवलेंथ है। क्या है वेवलेंथ? आपने सुना होगा अल्फ़ा रेज, बीटा गेज, गामा रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स, साउंड वेव्स। ऐसे ही अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, गामा रेज ऐसी होती है हमारी एक्स रेज। इनकी भी जो वेवलेंथ होती है वो किसी वैल्यू से किसी वैल्यू के बीच में होती है। एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है, बट ये भी एक वेवलेंथ है। ये एक फोटोन है जिसका एक वेवलेंथ फिक्स है। उसी वेवलेंथ वाले पर्टिकुलर को हम कहते हैं एक्स रेज। अब एक्स रेज हमें जनरल तो पता है क्या, बट ये भी क्या है? एक पर्टिकुलर फोटोन है किसी वेवलेंथ का। जैसे अल्फ़ा रेज होती है, बीटा रेज होती है, गामा रेज होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ऐसी एक्स रेज भी एक टाइप की वेव है। नहीं, वेवलेंथ एक रे है। तो एक्स रे प्रोड्यूस किसने करी थी? तो एक हमारा साइंटिस्ट थे जिसका नाम था, मैं अभी बताता हूँ देख के, क्या था? रोइंगटन, ROENGTN। इन्होंने एक्स रेज को प्रोड्यूस किया था। अब इसका जो प्रोड्यूसिंग मेथड है ना, वही हमें बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इस चैप्टर में जितनी थ्योरी है ना, अगर जिसको थ्योरी क्लियर है वही वो सम बना पाएगा। मतलब जिसकी थ्योरी क्लियर है ना, जैसे कि इस चैप्टर में ज़्यादातर थ्योरी है, जिसको एक्सप्लेनेशन बिल्कुल क्लियर है वही इस चैप्टर के सम कर पाएगा। तो आओ देखते हैं कि एक्स रेज प्रोड्यूस कैसे हुई। हाउ एक्स रेज आर प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये एक ट्यूब सी ली थी जिसे हम कोलाइडल ट्यूब कहते हैं। उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी अजीब है, मैंने लिखी नहीं। तो इसमें क्या होता है, एक यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट है। क्या है? हीटिंग एलिमेंट। यहाँ पे हम इसे सेल से वोल्टेज देते हैं, मतलब एक टाइप की एनर्जी देते हैं। हमको पता है हीटिंग एलिमेंट भी किसी मटेरियल से बना होगा, वो एटम होंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम उसे इतनी एनर्जी देते हैं कि उसके जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो अपनी आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा उनको एनर्जी मिल जाए और वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? रिलीज आउट हो जाए। एंड यहाँ पे होती है एक कॉपर की स्ट्रिप, जिस पे हमने यहाँ पे टंगस्टन की एक स्ट्रिप और चिपकाई होती है। इसका रीज़न जानेंगे अभी क्यों चिपकाई होती है। और यहाँ पे हमने इसके और इसके बीच में एक हाई पोटेंशियल क्रिएट करा होता है, जिसकी हमने वोल्टेज पोटेंशियल क्या रखा है? V0, इसकी वोल्टेज। तो ये यहाँ पे बैटरी जो है V0 वोल्टेज क्रिएट कर रही है। तो क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिलीज आउट होते हैं तो वो इतनी हम एनर्जी इनको दे देते हैं कि ये हाई वेलोसिटी से जाते हैं बिल्कुल। क्योंकि देखो ऊपर से यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? बिकॉज ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या होता है, वर्क क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है हमने, वर्क बराबर क्यू चार्ज इंटू वोल्टेज। वोल्टेज की हमारी V0। एंड वर्क हमारा क्या होता है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, क्लास 11th में पढ़ा है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क बराबर डेल्टा ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। अब यहाँ रखो 1/2 mv² बराबर क्यू V0। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है किसकी? इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो उसी की होगी। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वोल्टेज सप्लाइड। जब पोटेंशियल सप्लाइड, यहाँ पे जितना पोटेंशियल ज़्यादा होगा मतलब उतनी एनर्जी के साथ हमारे इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे, बहुत दौड़ते हुए आएंगे, बहुत हाई एनर्जी के साथ दौड़ते हुए आएंगे। बिकॉज हमने यहाँ पे पोटेंशियल लगा रखा है। बहुत हाई एनर्जी के साथ कोई भी चीज़ दौड़ के आती है तो मतलब जब वो कोलाइड करेगी। अब मैं इस टंगस्टन का रीज़न बता दूँ, यहाँ पे टंगस्टन भी लगाया है। सुनो, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्पीड मतलब इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ किसी के साथ कोलाइड करेगी तो हीट का ऑफ कोर्स जनरेशन तो होगा। इतनी बात तो हमें पता है, इतनी बेसिक नॉलेज भी है। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रही है, मतलब जब वो टकराएगी तो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होगी,
कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी। तो उस हीट को हैंडल करने के लिए जो हमारे रोइंगटन साहब थे उन्होंने यहाँ पे टंगस्टन का यूज़ किया। उन्हें पता था कि ये टंगस्टन जो है ये बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल है, जो भी एलिमेंट है, हमें नहीं पता मेटल नॉन मेटल। तो यहाँ पे इन्होंने टंगस्टन को यूज़ किया कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से आएंगे, सो जो ये टंगस्टन है वो उनकी हीट को मैनेज कर देगा। साथ ही साथ और मान लो एक तो अभी एक इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से आएगा तो इतनी हीट क्रिएट कर देगा, या तो अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप भी यूज़ कर ली, यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप भी यूज़ कर ली, बिकॉज कॉपर इज़ द गुड ऑब्जॉर्बर ऑफ हीट। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन धड़ाधड़ रिलीज होंगे बहुत हाई स्पीड के साथ, यहाँ पर इस टंगस्टन के मेटल स्ट्रिप पर अटैक करेंगे। मेटल स्ट्रिप मतलब ये मेनली माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो टंगस्टन के एटम के साथ कोलिजन करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही कोलिजन करेंगे तो एक्सरेज फॉर्म होने लग जाएगी भाई। अब पूछोगे ये कैसे हो रहा है? ऐसी हवा में एक्सरेज थोड़ी ना बन रही है कि इलेक्ट्रॉन आए टक्कर मारी एक्सरेज बन गया, ऐसे कैसे हो गया? इसको समझने के लिए थोड़ा एक्सपेरिमेंटल डाटा है, हमें उसे समझना पड़ेगा। आओ थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं। मान लो ये हमारा है टंगस्टन एटम, क्या है हमारा टंगस्टन एटम। यह इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी के साथ आ रहा है टंगस्टन एटम को स्ट्राइक करने के लिए, बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रहा है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ढेरों काइनेटिक एनर्जी है। तो ये इसको एटम को स्ट्राइक मारेगा। तो देखा गया एक्सपेरिमेंटली, ये देखा गया, इस पे क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये देखा गया, हम नहीं कर सकते क्वेश्चन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट कोलिजन पर क्या देखा गया कि ड्यूरिंग फर्स्ट कोलिजन ऑफ एन सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अपनी टोटल एनर्जी में से 9 से 9.9% एनर्जी का क्या करेगा, लॉस कर देगा, किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, मतलब यहाँ पे हीट जनरेट होगी। इसलिए यहाँ पे टंगस्टन का मेटल लगाया कि एक इलेक्ट्रॉन अपनी फर्स्ट कोलिजन, मतलब ये पहली बार जब टक्कर मारेगा, इसमें 9 से 9.9% एनर्जी अपनी हीट में गवा देगा और 0.1 से 1% एनर्जी ही ये एमिट कर देगा, मतलब टकराने के बाद कुछ एनर्जी छोड़ देगा, किसकी फॉर्म में, एक फोटोन की फॉर्म में, जिसकी वेवलेंथ कुछ होगी हमें नहीं पता, और उसी फोटोन की उस वेवलेंथ को हम कहते हैं एक्स-रेज। बात समझ में आई? मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी, हाई एनर्जी के साथ इस टंगस्टन के एटम को इसने स्ट्राइक किया और देखा गया कि उसकी पहली टक्कर के दौरान, फर्स्ट कोलिजन के दौरान, इलेक्ट्रॉन ने अपनी 9 से 9.9% एनर्जी हीट की फॉर्म में लूज़ कर दी एंड 0.1 से 1% एनर्जी उसने एमिट कर दी एक फोटोन में, जिसकी वेवलेंथ कुछ थी, एंड उसी फोटोन को हमने क्या नाम दे दिया, एक्स-रेज नाम दे दिया। अब इस केस में, ये हमारा केस नंबर 1 था, केस 1 में जो हमारा फोटो एक्स-रेज एमिट हुई, हम इसको नाम देते हैं कंटिन्यूस एक्स-रेज। क्या नाम देते हैं? कंटिन्यूस एक्स-रेज, कंटिन्यूस एक्स-रेज, ठीक है। अब इसका आओ सेकंड केस पे चलते हैं। सेकंड केस क्या कहता है? तो सेकंड केस भी है इसका, एटम हमारा यही रहेगा, एटम का काम है, हमें इसे वापस बना लेते हैं, एक सेकेंड। आओ अब सेकंड केस पे चलते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन आ रहा था। अब सेकंड केस बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये सेकंड केस क्या कहता है। हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन, दो सेकंड जस्ट, हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहा है वो इस टंगस्टन के कोई भी शेल के इलेक्ट्रॉन को टक्कर मार दे। अंदर जो भी इसके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ना इस टंगस्टन के एटम के, ये कोई भी शेल को टक्कर मार दे। और बिकॉज हमारे इस एक्स इलेक्ट्रॉन जो दौड़ के आ रहा है बहुत स्पीड से, इसके पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो इसे ये बड़ी आराम से आयोनाइज कर सकता है। क्या कर सकता है? इसे इतनी एनर्जी दे सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसे छोड़ के भाग जाए। ये इसे इतनी एनर्जी बिल्कुल आराम से दे सकता है कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन भाग के आया, इसने इसके रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पे अटैक किया, तो ये इसे इतनी एनर्जी देगा कि ये यहाँ से भाग जाए। ये इनर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बिकॉज हमें तो पता बहुत सारे ऑर्बिट हैं। तो आपने केमिस्ट्री में एक बात पढ़ी होगी, हंस रूल, पढ़ी है बात, हंस रूल एंड ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ये कहते थे कि इलेक्ट्रॉन पहले अंदर रहेगा तभी बाहर पेयरिंग होगी, है ना। इनका प्रिंसिपल क्या था कि इलेक्ट्रॉन पहले अंदर रहेगा तभी तो बाहर की पेयरिंग पॉसिबल होगी। ऐसा थोड़ी ना होगा कि अंदर से मैंने इलेक्ट्रॉन गायब कर दिया और अंदर बाहर पेयरिंग हो रही है ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बट इस प्रिंसिपल को कंजर्व करने के लिए क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन ने तो इसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, बाहर के तो पेयर है इसके इलेक्ट्रॉन, इसने तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करके बाहर निकाल दिया।
बाहर वाले तो पेयर है, बट इस प्रिंसिपल के हिसाब से ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो क्या होगा, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो जंप मारेंगे अंदर। मतलब मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जंप मारेंगे, ये भी मार सकते हैं, ये वाले भी मार सकते हैं। मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो ये वाले ऑर्बिट के आ जाएंगे, ये वाले ऑर्बिट के आ जाएंगे। ऐसे समझो, ऐसे समझो जैसे कि केमिस्ट्री में हम करते हैं ना। मान लो मैंने इसको आयनाइज किया, इसको हटाया, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कूद के आया, इसे आयनाइज किया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कूद के आया। एंड हमने एटम्स में पढ़ा है, जब भी इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल पे जंप मारते हैं, वो फिर से एक वेवलेंथ को एमिट करते हैं, वो फिर से एक वेवलेंथ को एमिट करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से बहुत हाई एनर्जी से आएगा, टंगस्टन की हमारे इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करेगा, चाहे वो कोई भी शेल हो, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का एब्सेंट होगा, वहाँ से आयनाइजेशन की वजह से वहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा। तो ऐसा तो होगा नहीं कि इनर शेल का खाली है, बाहर के भरे हुए हैं। तो ऐसा में क्या होगा, जो हायर शेल के इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ पर जंप मारेंगे, जंप मारने की वजह से वो एक वेवलेंथ एमिट करेंगे जिसे हम कहते हैं लैम्डा। और वही वेवलेंथ हम इस एक्सपेरिमेंट में कह देते हैं ये भी क्या है, एक्स रेज है, ये भी क्या है, एक्स रेज है। इस इलेक्ट्रॉन को, इस हाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था बहुत हाई एनर्जी के साथ, इसने इसके एक कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, मतलब बहुत सारे आएंगे तो मतलब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करेगा। ऐसे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जाएंगे उस एब्सेंट वाले इलेक्ट्रॉन की जगह भरने, तो ऐसे ढेर सारी लैम्डा एमिट आउट होंगे। और इसी लैम्डा को हम क्या कह देते हैं, इसमें एक्स रेज कह देते हैं। अब ये एक्स रेज कौन सा है, इसका नाम दे दिया कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज, CHARACTERI, कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज। इस एक्स रेज को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज। बात समझ में आई। दो केस थे, एक केस में क्या था कि इलेक्ट्रॉन आया, इसने एक्सपेरिमेंटली देखा कि इसकी फर्स्ट कोलिजन में, चलो मैं फर्स्ट केस का एक पॉइंट बताता हूँ। अभी तो मैंने आपको बताया फर्स्ट कोलिजन में क्या होता है, 9 से 9.9% एनर्जी हीट में बन जाती है, एंड 0.1 से 1% एनर्जी क्या होती है, एमिट आउट हो जाती है। मतलब अब आप सोच रहे होगे कि इसने इतनी परसेंट एनर्जी एमिट आउट कर दी एंड इतनी परसेंट एनर्जी लैम्डा कर दी। मतलब अब आप ये सोच रहे हो कि उसके बाद 98% एनर्जी बची तो है, उसका क्या करेगा, ये ऐसे ही हवा में छोड़ देगा ना। ये क्या करेगा, इतनी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जब तक ख़त्म नहीं हो जाता, मतलब इसकी एनर्जी जब तक सारी ख़त्म होके मर नहीं जाता इलेक्ट्रॉन, तब तक ये बार 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 आएगा, टकराएगा 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 टकराएगा। ऐसे कर करके जब तक ये अपनी सारी एनर्जी को लॉस नहीं कर देता, तब तक ये इलेक्ट्रॉन चैन से नहीं बैठेगा। मतलब यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये बहुत बार कोलिजन करेंगे, ऐसे भी कोलिजन करेंगे और वैसे भी कोलिजन करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज भी प्रोड्यूस होगी एंड कंटिन्यूस एक्स रेज भी प्रोड्यूस होगी, एंड इसी एक्स रेज को प्रोड्यूस करके हम कहते हैं कि एक्स रेज एमिट आउट हो चुकी है इस एक्सपेरिमेंट के दौरान। बात समझ में आई? यस। एक बात और सुनो कि पुराने ज़माने में ना हीट एमिट आउट करने के ज़्यादा तरीके नहीं होते थे, तो साइंटिस्ट लोग क्या करते थे, यहाँ पे वाटर पंप टाइप सा लगा देते कि पानी फ्लो होता रहे, यहाँ पे जितनी हीट इकट्ठी हो रही है वहाँ से गर्म पानी निकलता रहे, फिर फ्लो होता रहे। आज के ज़माने में तो कूलेंट आ गए हैं, तो आजकल जब एक्सरेज प्रोड्यूस होती है तो उनको कोई दिक्कत नहीं आती, उनको कोई दिक्कत नहीं आती। ये समझ में आया? फिर से एक बार फिर से बताऊंगा मैं, मेरा फ़र्ज़ है बताना। फिर से, एक इलेक्ट्रॉन आया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि फर्स्ट कोलिजन के दौरान क्या हुआ, उसकी 9 से 9.9% एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी। मतलब इसलिए इस रंगटंग साहब ने यहाँ पे टंगस्टन लगाया था, क्योंकि हीट को मैनेज करना था। ऐसे लाखों करोड़ अगर इलेक्ट्रॉन आए और हीट मैनेज ना हो पाई तो ग्लास की जो ये ट्यूब है यही फट जाएगी, हमारा एक्सरेज प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगी। इसलिए यहाँ पे टंगस्टन मेटल यूज़ होया गया और कॉपर स्ट्रिप भी यूज़ हुई गई। तो हमने क्या देखा कि 9 से 9.5% एनर्जी हीट में जा रही है और 0.1 से 1% एनर्जी एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ कुछ है उसमें एमिट हो रही है, उसी को हमने क्या कह दिया, कंटिन्यूस एक्स रेज। एंड दूसरे में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आया, इसके कोई भी इलेक्ट्रॉन को, मतलब टंगस्टन के कोई भी nth लेवल के इलेक्ट्रॉन को इसने आयनाइज किया, वहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन एब्सेंस हो गया तो क्या होगा, ऊपर वाले शेल के सारे इलेक्ट्रॉन जंप मारेंगे उसके एब्सेंस को पूरा करने के लिए। बिकॉज अगर ऐसा नहीं होगा तो अफबाउ प्रिंसिपल और जो हमारा हंस रूल है वो फॉलो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, जो हायर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है वो नीचे जंप मारेंगे। और हमें पता है एटम्स में जब कोई
हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है तो क्या एमिट करता है, वेवलेंथ एमिट करता है। और इसी वेवलेंथ को इस एक्सपेरिमेंट के क्या दिया गया कि ये एक्सरेज है, और ये कौन सी एक्सरेज है, मैंने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। यही था हमारा प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। ये एक्सपेरिमेंट था जो रंगटन साहब ने किया था। ये 2 केस थे, इन दोनों केस से एक्सरेज प्रोड्यूस होती है। तो आओ अब छोटी मोटी बातें कर लेते हैं एक्सरेज की ओर। मेन हमारी प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज की थ्योरी समाप्त होती है। आपको बता देता हूँ इसमें लिखना कैसे है थोड़ा। आओ मैं नोटबुक पे पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, एज इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग विद वेरी हाई एनर्जी टू प्रिवेंट एंड मैनेज द हीटिंग इफेक्ट, टंगस्टन इज बीइंग यूज्ड एज इट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। हमें पता है यह हमारी हीटिंग एलिमेंट था जो प्रोड्यूस और एमिट इलेक्ट्रॉन करता था व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड फ्रॉम दिस बैटरी। और एज अबव बैटरी मीन्स इस बैटरी की बात हो रही है। अबव बैटरी क्रिएट ए पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बीइंग जनरेटेड फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल। मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। एंड आगे देखो क्या लिखा है, एज वी नो वर्क बराबर क्यू इंटू वी फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पढ़ा है, एंड वर्क बराबर डेल्टा के ही क्लास 11 वर्क एनर्जी थ्योरम से पढ़ा है हमने। मीन्स हाफ mv² बराबर क्यू वी नोट हो गया। फ्रॉम हेयर द एनर्जी ऑफ ए फोटोन एमिटेड बाय दैन एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नोट। मतलब जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स लेके बैठा है ना, वो किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ इसके बैटरी के पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। आओ, हाउ एक्सरेज आर ऑलवेज ओवरऑल प्रोड्यूस्ड, कैसे प्रोड्यूस हुई मैंने लिखा, इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट विद वेरी हाई kinetic energy and velocity strike the tungsten atom, and according to the experimental data during first collision 9 से 9.5% of the energy of an electron is lost in form of heat generated, and 0.1 से 1% of energy is being emitted in form of a photon of some wavelength known as X-rays। and कौन सी X-rays, continuous X-rays। सेकेंड केस में हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्राइक कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन को एंड इसे आयनाइज कर रहा है। क्या लिखा, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद एन एटम इट स्ट्राइक्स द इनर इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम एंड गिव एनर्जी टू देम। द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम ऑफ द टंगस्टन विल आयनाइज मी, या फिर नॉकआउट मीन्स इलेक्ट्रॉन अपना एटम छोड़ के भाग जाए। एंड द इलेक्ट्रॉन सो द इनर इलेक्ट्रॉन विल बी एब्सेंट। मतलब जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से भागा उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हो गया। सो द अबव इलेक्ट्रॉन, मतलब जो अबव लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप बिलो करेंगे टू द लोअर शेल जहाँ से इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हुआ है, टू प्रिवेंट हंट्स एंड अबव प्रिंसिपल, क्योंकि ये प्रिंसिपल हमें प्रिवेंट करके रखना है, तो ऐसा होगा ही होगा। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन कम टू लोअर शेल क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे विल प्रोड्यूस एमिट वेवलेंथ ऑफ फोटोन ऑफ दिस। वही मैंने जो समझाया वही है, उल्टा पुल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे थोड़ा। अब आओ थोड़ी बहुत बात करते हैं कंटिन्यूस एक्सरेज की। क्या बात करते हैं, कंटिन्यूस एक्सरेज की। मिटा देते हैं इसे बस। आओ कंटिन्यूस एक्सरेज में केस वन हम किसका बात कर रहे हैं, मिनिमम वेवलेंथ की। एक्सरेज में मिनिमम वेवलेंथ वाली एक्सरेज की बात कर रहे हैं। अब जैसे कि मैंने आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में समझाया था, इसमें भी वही मतलब है। मिनिमम वेवलेंथ मतलब एनर्जी क्या हो, मैक्सिमम हो। तो हमें पता है एनर्जी मैक्सिमम मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर E इंटू वी नोट, वही होता है, बराबर ई मैक्स बराबर एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर hc/λ। अब यहाँ पे लैम्डा क्या होगा, एनर्जी मैक्सिमम है तो मिनिमम क्या होगा, एनर्जी मैक्सिमम है तो लैम्डा क्या होगा, मिनिमम। यहाँ से हमारा क्या आ गया, ई वी नोट बराबर hc/λ मिनिमम। अब लैम्डा मिनिमम हमें कैलकुलेट करना है, तो लैम्डा मिनिमम क्या आया, hc/EV नोट। यहाँ से हमें पता चल रहा है जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे लैम्डा क्या होता जाएगा, मिनिमम होता जाएगा। इसे हम लैम्डा मिनिमम को और दिखाते हैं लैम्डा सी से, ठीक है। चलो मैं कहता हूँ अभी प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज तक देखो, मैं थोड़ी देर में इसका एक और वीडियो बना देता हूँ कंटिन्यूस एक्सरेज का। वैसे एक डेढ़ पेज की बात है, बट अभी मुझे कोई काम है इसलिए मैं अभी प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज पे टॉपिक छोड़ रहा हूँ, ठीक है। बाय।